दोस्तों नमस्कार। मैं सरिता वर्मा अपने यूट्यूब चैनल सरिता हिंदी क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। जैसा कि हम सभी को पता है कि हिंदी टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ आदि सभी परीक्षाओं में सरस्वती पांडे और गोविंद पांडे की पुस्तक का कितना योगदान रहा है, इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं हिंदी गद्य का विकास, जो कि आधार पुस्तक सरस्वती पांडे और गोविंद पांडे की पुस्तक से संकलित है। तो आज पार्ट 1 यानी इसके अगले पार्ट्स भी आएंगे, लेकिन ये पार्ट 1। चलिए शुरू करते हैं। अधोतन सूरी ने 778 ईस्वी में कुवलय माला नामक एक गद्य कृति की रचना की। 10वीं से 11वीं शताब्दी के आसपास रोड़ा कवि ने राउलवेल नामक एक ग्रंथ की रचना की। राउलवेल गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य है। यानी चंपू काव्य अगर पूछा जाए तो कौन सा होता है, तो गद्य पद्य मिश्रित जो काव्य होता है वो चंपू काव्य कहलाता है। राउलवेल एक शिलांकित कृति है। शिलांकित मीन्स होता है शिला पे यानी पत्थर पे लिखा गया लेख, शिलांकित कृति है। राउलवेल यानी पुस्तक में संकलित नहीं, पुस्तक के जैसे पन्ने पे लिखा हुआ नहीं, ये पत्थर पे लिखा हुआ लेख है। हिंदी साहित्य में नक्सिक वर्णन की परंपरा का, श्रृंगार परंपरा का आरंभ राउलवेल से माना जाता है। राउलवेल में हिंदी की 7 बोलियों के शब्द मिलते हैं, जिनमें राजस्थानी प्रधान है। उक्त व्यक्ति प्रकरण हिंदी का प्रथम गद्य का ग्रंथ है। उक्त व्यक्ति प्रकरण की रचना महाराज गोविंद चंद्र के सभा पंडित दामोदर शर्मा ने 12वीं शताब्दी के पंडित दामोदर शर्मा, पूरा एक ही नाम है, पंडित दामोदर शर्मा ने 12वीं शताब्दी के आसपास किया। उक्त व्यक्ति प्रकरण एक व्याकरण ग्रंथ है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी और मोती चंद्र ने उक्त व्यक्ति प्रकरण को एक अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ माना है। वर्ण रत्नाकर मैथिल कवि ज्योतिश्वर ठाकुर की रचना है। यानी मैथिल के कवि हैं ज्योतिश्वर ठाकुर। वर्ण रत्नाकर मैथिली हिंदी में रचित गद्य की प्रथम रचना है। वर्ण रत्नाकर का ढांचा विश्वकोशात्मक है। मोस्ट इंपोर्टेंट, ये वाला पूछा जा सकता है परीक्षा में कि वर्ण रत्नाकर का ढांचा कैसा है, तो विश्वकोशात्मक। वस्तुतः साहित्यिक हिंदी गद्य का क्रमबद्ध इतिहास 19वीं शताब्दी से प्रारंभ होता है। आधुनिक काल या 19वीं सदी के पूर्व हिंदी पद्य के 3 रूप प्रचलित थे। तो नंबर 1 राजस्थानी गद्य, नंबर 2 ब्रजभाषा का गद्य, नंबर 3 खड़ी बोली का गद्य। हिंदी गद्य के तीनों रूपों में राजस्थानी गद्य प्राचीनतम माना जाता है। राजस्थानी गद्य का सूत्रपात 10वीं शताब्दी में हुआ। राजस्थानी गद्य की प्रमुख रचनाएं व लेखक निम्न हैं। तो रचना धनपाल कथा 14वीं शती की है। दूसरी रचना है तत्व विचार 14वीं शती की है। अगली रचना है पृथ्वी चंद्र चरित्र या भाग्य विलास 1421 ईस्वी की है। इसके लेखक हैं माणिक्य चंद्र सूरी। पंचाख्यान 1847 ईस्वी की है रचना। इसके लेखक हैं फतेह राम बैरागी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ब्रजभाषा गद्य का सूत्रपात संवत 1400, अगर इसको ईस्वी में करेंगे तो 1343 ईस्वी से माना है। आचार्य शुक्ल के अनुसार ब्रजभाषा गद्य का सर्वप्रथम प्रयोग गोरखपंथी योगियों ने किया, संवत 1400 के आसपास किया। डॉक्टर वीरेंद्र नाथ मिश्र ने पृथ्वीराज रासो में बचनिका शीर्षक के अंतर्गत उपलब्ध
गद्य को ब्रजभाषा गद्य का प्राचीनतम रूप माना है। महाप्रभु वल्लभाचार्य के पुत्र विट्ठलनाथ की ब्रजभाषा गद्य की रचना श्रृंगार रस मंडन है। श्रृंगार रस मंडन पूरी एक ही है, श्रृंगार रस मंडन। विट्ठलनाथ की अन्य रचना यमुनाष्टक, यमुनाष्टक, नवरत्न सटीक हैं। 84 वैष्णवों की वार्ता तथा 252 वैष्णवों की वार्ता नामक ग्रंथ के रचनाकार विट्ठलनाथ के पुत्र गोसाई गोकुलनाथ जी माने जाते हैं। गोसाई गोकुलनाथ जी माने जाते हैं। इसमें वैष्णव भक्तों और आचार्यों की महिमा प्रकट करने वाली कथाएं लिखी गई हैं। इसका रचना काल विक्रम की 17वीं शताब्दी, विक्रम की 17वीं शताब्दी का उत्तरार्ध माना जाता है। पूर्वार्ध होता है यानी पहले का समय, उत्तरार्ध होता है किसी भी शताब्दी का आधे से लास्ट का समय यानी बाद का समय। नाभादास ने संवत 1660 ईस्वी के आसपास अष्टयाम नामक पुस्तक, अष्टयाम किसने? नाभादास। अष्टयाम नामक पुस्तक ब्रजभाषा में लिखी। इसमें भगवान राम की दिनचर्या का वर्णन है। पूछा भी जा सकता है कि अष्टयाम पुस्तक किनके द्वारा लिखित है, तो नाभादास के। और नाभादास द्वारा लिखित पुस्तक अष्टयाम में किसका वर्णन है, तो भगवान राम की दिनचर्या का वर्णन है। ओरछा नरेश महाराज जसवंत सिंह के आश्रित बैकुंठमणि शुक्ल ने संवत 1680 के आसपास ब्रजभाषा गद्य में अगहन महात्म्य तथा वैशाख महात्म्य नामक पुस्तक लिखी। सुरति मिश्र ने संवत 1767 ईस्वी में बैताल पचीसी नामक पुस्तक की रचना की। बैताल पचीसी की रचना संस्कृत कवि शिवदास की रचना से कथा लेकर की गई है। बैताल पचीसी का खड़ी बोली हिंदुस्तानी में अनुवाद मजहर अली के साथ मिलकर लल्लू लाल ने बैताल पचीसी 1801 ईस्वी नाम से किया। 1801 ईस्वी में बैताल पचीसी के नाम से किया। संवत 1852 अगर ईस्वी में करेंगे तो 1795 ईस्वी में लाला हीरालाल ने आईने अकबरी की भाषा बचनिका नामक एक बड़ी पुस्तक की रचना की। दनकौर के निवासी प्रियादास, कहाँ के थे ये? दनकौर के, ने सन 1779 ईस्वी में सेवक चरित्र गद्य ग्रंथ लिखा। ये राधा वल्लभी संप्रदाय से संबंधित थे। कौन से संप्रदाय से? तो राधा वल्लभी संप्रदाय से। लल्लू लाल ने राजनीति 1802 ईस्वी में तथा माधव विलास 1817 ईस्वी में नामक ब्रजभाषा गद्य पद्य मिश्रित ग्रंथ की रचना की। माधव विलास 19वीं शताब्दी के सामाजिक जीवन के स्वरूप चित्रण की दृष्टि से महत्वपूर्ण रचना है। कौन सी? तो माधव विलास। कौन सी सदी के? 19वीं सदी के सामाजिक जीवन। माणिक लाल ओझा ने सन 1828 ईस्वी में सोमवंशन की वंशावली नामक ब्रजभाषा गद्य में रचना की। सोमवंशन की वंशावली किसने की? तो माणिक लाल ओझा। खड़ी बोली गद्य का प्रारंभिक रूप दक्षिणी साहित्य में मिलता है। दक्षिण के साहित्यकारों ने अपनी भाषा को हिंदी, हिंदवी, दक्षिणी, देहलवी, जवान हिंदुस्तानी आदि कई नामों से पुकारा है। यानी हिंदी किसने? तो दक्षिण के साहित्यकारों ने अपनी भाषा को हिंदी, हिंदवी, दक्षिणी, देहलवी, जवान हिंदुस्तान आदि कई नामों से पुकारा है। दक्षिणी हिंदी के संबंध में प्रोफेसर एहतेशाम हुसैन ने लिखा है, इस भाषा में पंजाबी, हरियाणी और खड़ी बोली का मेल था। यह ब्रजभाषा के प्रभाव से भी बची नहीं थी और सबसे बड़ी बात यह थी कि इसमें फारसी, अरबी के अनेक शब्द भी सम्मिलित हो गए थे। इतिहास से पता चलता है कि आरंभ में उन्होंने उसी भाषा से। ये टॉपिक आज यहीं पे समाप्त होता है। इसी का पार्ट 2 कल फिर आएगा, यानी अगले वीडियो में देखने को मिलेगा।
यदि चैनल पसंद आया हो, मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट और शेयर और मेरा चैनल सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। जय हिंद, जय हिंदी।